हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक एक करके डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। अब उन फ्री बॉडी डायग्राम्स को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उनके यूजुअल मेथड्स भी देखेंगे और शॉर्टकट मेथड्स भी देखेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में मैं लेकर आ गया हूँ ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें ब्लॉक्स जो हैं वो स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। शुरू करें? ठीक है, एक एक करके कई टाइप के हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। मार्कर खो गया है मेरा, मिल गया है। एक एक करके कई टाइप के क्वेश्चंस हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल, सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लो यहां पर दो ब्लॉक्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं एक स्ट्रिंग से और इनको खींचा जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। मान लो इस वाले ब्लॉक का मास है 4 kg, इस वाले ब्लॉक का मास है 6 kg और हमें बोला है कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालो, है ना। ऑब्वियस है कि अगर इस तरफ खींचा जा रहा है इस सिस्टम को तो ये सारा सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक, तो हम पहले इसको यूजुअल मेथड से करते हैं जो हमने सीखा है फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के। तो हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशंस की बात करते हैं, वर्टिकल वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम में वर्टिकल वाली भी बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। इसका नीचे की तरफ वेट लगेगा 6g, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n डैश, और इस तरफ लगेगी टेंशन, है ना। इस वाली रोप में टेंशन कितनी होगी? इस वाली रोप में टेंशन T होगी इस तरफ और इसमें टेंशन T होगी इस तरफ। मतलब सेम रोप है तो टेंशन हर जगह क्या होगी? सेम होगी। जहां से रोप कनेक्टेड है वहां से बॉडी के अवे टेंशन लेना है अलोंग द रोप। ठीक, पुलिंग फोर्स है क्योंकि ये, और ये पूरा का पूरा सिस्टम मान लो a एक्सेलरेशन से इधर भाग रहा है। एक बार फिर बता दूं कि अगर स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, इनइलास्टिक होती है, यानी खिंचाव नहीं है, मतलब खींचेगी नहीं, इलास्टिक रबर बैंड की तरह ये स्ट्रिंग खींचेगी नहीं, इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, तो क्या होगा? हर एक ब्लॉक जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, हर एक ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी। मतलब अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो ये एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस इधर ट्रेवल करेगा ये भी उतने टाइम में उतना ही डिस्टेंस इधर ट्रेवल करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग खींच थोड़ी रही है। मान लो ये स्ट्रिंग खींच रही होती तो ये यहीं रह जाता, ये खींच के स्ट्रिंग खींच जाती है, आगे निकल जाता तो फिर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता, ये करता ही ना। लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स्ड है तो जितना ये आगे जाएगा टी टाइम में उतना ये भी आगे जाएगा टी टाइम में। तो अगर इनकी डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इनकी वेलोसिटी सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दोगे वेलोसिटी आएगा, और अगर इनकी वेलोसिटी सेम है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? सेम होगी। तो एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। इसका क्या बना? इसका इक्वेशन क्या बना? वर्टिकल वाला तो छोड़ दो, उसकी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है ए इस तरफ, ये पूरी की पूरी टी की वजह से, तो टी कितना होगा? ma 6 है। एक इक्वेशन हमारी ये बनी। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर 100 न्यूटन की फोर्स, इधर वाली रोप की टेंशन टी होगी, बट मैंने आपको बताया हुआ है कि रोप में वही टेंशन होती है जितनी फोर्स से उस रोप को खींचा जाता है। तो ये 100 हो गई, इधर ये टी हो गया, ये इसका ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन मान लो डबल डैश हो गया जिसकी हमें जरूरत नहीं है, और ये 4g हो गया, और एक्सेलरेशन हो गई a इस तरफ। ठीक, तो 100 माइनस टी नेट फोर्स इस तरफ होगी क्योंकि ये सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है। 100 माइनस टी इक्वल टू 4a। m कितना है? 4। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो t प्लस 100 माइनस टी इक्वल टू 10a, t से t कटा, a इज इक्वल टू 100 बाय 10। एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे तो निकाल ही सकते हो, लेकिन आपको करना है इन क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड क्या है? आपको निकालनी होगी नेट पुलिंग फोर्स, क्योंकि रोप वाले क्वेश्चंस में पुश तो किया नहीं जा सकता रोप की हेल्प से, हर केस जो होगा वो पुल करने का ही होगा। तो आपको निकालनी होगी नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स क्या होगी? जरा ध्यान से देखो, एफ नेट
नेट पुलिंग फोर्स जो होगी, अगर आप ये दोनों बॉडीज को अलग अलग लेने की बजाय आप ये मान लो कि ये पूरा सिस्टम है, ये दोनों बॉडीज को एक सिंगल सिस्टम मान लो, इन दोनों बॉडीज को एक सिंगल सिस्टम मान लो ये, और उस सिस्टम पे कितनी एक्सटर्नल फोर्स है ये सोचो। ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो गई, ये तो सिस्टम की अपनी हो गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो कितनी हुई, 100 न्यूटन, है ना, 100 न्यूटन ये। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम बाय मास टोटल, net force on the system, net pulling force on the system by total mass. Net pulling force is 100 Newton, total mass of the system is 10 kg. एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं मैं इसके, दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर एक ब्लॉक है, फ्रिक्शन हर जगह इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल हम, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन अलग से उठाएंगे। और यहां पर एक ब्लॉक है, इनके हम कुछ मासेस पकड़ लेते हैं। इसका मास है 5 kg, इस ब्लॉक का मास ले लो 10 kg, ठीक, और बस ये एक्सेलरेट होगा इधर और ये एक्सेलरेट होगा इधर। तो बोला है कि सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालो। अब सिस्टम की एक्सेलरेशन कैसे निकाले, यहां तो फोर्स भी नहीं दे रखी। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं यूजुअल मेथड से, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, 5G नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और T इधर, इस वाली रोप में टेंशन ऐसे, इसमें ऐसे, और इधर एक्सेलरेशन है A। तो सिंपल बनेगा T = 5A। इसका बनाओगे तो 10G नीचे, T ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो 10G - T = 10A। T की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दी तो 10G = माइनस ये इधर आ गया 15A, तो A इज 10G/15, G को 10 ले लो, 100/15 यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉर्मल मेथड से। ठीक, अब हम इसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से, यानी कि ये जो आपको बताया है ये आप फॉर्मूला पकड़ लो और इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो, कॉपी में लिख लो इसको कहीं पे साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब जैसे यहां पे तो क्लियरली दिखाई दे रहा था कि नेट पुलिंग फोर्स ऑन द सिस्टम इज 100 न्यूटन, तो 100 यहां पे रख के हमने टोटल मास कर दिया था। यहां पे क्या है, यहां पे तो नेट पुलिंग फोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ, लेकिन पता चल रहा है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो। रूल्स कुछ बताता हूं आपको नेट पुलिंग फोर्स निकालने के। अगर क्वेश्चन में दे ना रखा हो, मतलब किसी फोर्स से सिस्टम को खींचा ही ना जा रहा हो, तो ऑब्वियसली सिस्टम तभी चलेगा जब किसी बॉडी के वेट की वजह से चलेगा। भाई जब इसको तो इनके तो वेट सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके चलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाना है तो पकड़ के खींचना पड़ेगा, लेकिन इसमें से इस बॉडी का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो वेट जो है वो पुलिंग फोर्स का काम कर रहा है। इसका वेट यहां लग रहा है, लेकिन ये चल तो इधर रहा है, तो इसका वेट जो है वो पुलिंग फोर्स का काम नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, देखो एक्सेलरेशन इज पुलिंग फोर्स, ये इसका जो वेट है, यानी कि इसका वेट कितना है 10 × G, यानी कि 10 बाय टोटल मास 10 + 5 = 100/15 यानी कि 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक स्टेप में आया, बट क्या समझ आई आपको बात? नहीं समझ में आई? देखो अच्छा हम इसको ऐसे ले लेते हैं, अगर हमारा, ध्यान से सुनना, अगर जो ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक जो क्वेश्चन में है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो उसका वेट नेट पुलिंग फोर्स में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। नेट पुलिंग फोर्स का अगर मैं आपको रूल्स बताऊं तो पहला रूल ये है कि ब्लॉक केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उसका वेट
उसका वेट पुलिंग फोर्स में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। पुलिंग फोर्स में इन ब्लॉक्स का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं उनका वेट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया, वो सिस्टम को चलाने में किसी तरह की कोई मदद नहीं करेंगे। जो लटक रहा है वर्टिकली, जिसका वेट डाउनवर्ड है एंड दैट इज नॉट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसको आपने नेट पुलिंग फोर्स में उस ब्लॉक का वेट लेना है। समझ में आई बात? अच्छा, और देखो इंक्लाइंड प्लेन पे भी मैं ये क्वेश्चन एक स्टेप में आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, मान लेते हैं, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसको हम सिर्फ शॉर्टकट मेथड से करेंगे। मान लो इस सिस्टम को इस तरफ से खींचा जा रहा है 100 न्यूटन की फोर्स से, मान लो इस सिस्टम को इस तरफ से खींचा जा रहा है 40 न्यूटन की फोर्स से, ठीक है। ये ब्लॉक है 3 kg का, मान लो ये ब्लॉक है 2 kg का और ये ब्लॉक है 4 kg का। इस सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी और किधर होगी? ऑब्वियसली इस सिस्टम की एक्सेलरेशन इधर होगी, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है तो ये इस तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा। बट वो फोर्स कितनी होगी? तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स 100 इधर, इसको पूरे को एक सिस्टम मानो तो इस सिस्टम पे 100 न्यूटन फोर्स इधर, 40 न्यूटन इधर, तो नेट पुलिंग फोर्स इस पे हो गई 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 + 4 6, तो 60/6 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा, एक इंक्लाइंड प्लेन का हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इसका रूल एक और ऐड करेंगे उसके अंदर। क्वेश्चन 4, मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है यहां पे, ठीक, जिसका एंगल हम ले लेते हैं कुछ भी, मान लो 53 डिग्री, ठीक। यहाँ पर एक ब्लॉक है और यहाँ से एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है और ये यहाँ पे एक और ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास ले लो 5 kg, इस ब्लॉक का मास हम ले लेते हैं 10 kg, ठीक। और ये सिस्टम इस तरीके से एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऐसे और ऐसे। इसको हम पहले करेंगे सिंपल मेथड से। इस एक्सेलरेशन ए की हमने वैल्यू निकालनी सिंपल मेथड से, इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के, कंपोनेंट्स बना के, इक्वेशंस बना के, वो सारी चीज़ों से, और फिर हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक। तो एक तो हमको यहाँ पे समझ में आ गई, नेट पुलिंग फोर्स के लिए ब्लॉक केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वर्टिकल ब्लॉक मतलब जैसे कि ये वाला, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में भी था ये वाला, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा mg नेट पुलिंग फोर्स में। अब तीसरा है जो रखा है इंक्लाइंड प्लेन पे, अभी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इंक्लाइंड प्लेन पे जो रखा है उसका कंट्रीब्यूशन होगा mg sin थीटा, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट है mg sin थीटा, जो कि सिस्टम को खींचने में या रोकने में कंट्रीब्यूट करता है। अगर mg sin थीटा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो ऑब्वियसली सिस्टम को रोकेगा, है ना, चलने से, और अगर वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो वो सिस्टम की हेल्प करेगा। जैसे यहां से ये mg की वजह से इधर नीचे जा रहा है, बट इधर mg sin थीटा ये लग रहा है जो इसको नीचे जाने से रोकेगा, तो हमारी नेट पुलिंग फोर्स होगी ये प्लस ये माइनस, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, ये एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये इधर जा रहा होता सिस्टम तो mg sin थीटा प्लस और ये माइनस, क्योंकि तब ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो जाता, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। बस ये 3 रूल आपको याद रखने। हॉरिजॉन्टल सरफेस वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है नेट पुलिंग फोर्स में, वर्टिकल वाले ब्लॉक का mg है, इंक्लाइंड प्लेन वाले का mg sin थीटा है, प्लस उसको लेना है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, उसको माइनस लेना है जो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। पहले मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊं, इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो tan g नीचे होगा, टेंशन ऊपर होगा और एक्सेलरेशन नीचे होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे क्या क्या फोर्सेस हैं? इस पे एक तो ये फोर्स होगी यहां पे, है ना, mg इधर लगता है तो ये एंगल थीटा होता है, तो ये होगा mg 5g cos 53 और ये होगा 5g sin 53। तो इसका बन गया ये 5g cos 53 नीचे और 5g sin 53 इधर,
और नॉर्मल रिएक्शन इसका इधर और टेंशन इधर और एक्सेलरेशन इधर, तो t माइनस 5g साइन 53 इज 4/5 इक्वल टू ma 5a। साइन कॉस भूल तो नहीं जाते हो आप? बहुत जल्दी भूल जाते हो यार। ये जो सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, उसके लिए जो ट्राइंगल बनता है उसके बेस एंगल्स होते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री। ऐसे एक ट्राइंगल बना लो, छोटी वाली साइड को 3, इसको 4 और हाइपोटेन्यूज को 5 लो। छोटी वाली साइड के सामने वाला एंगल छोटा, बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल बड़ा। सो यहां से निकालो साइन 53 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया। साइन 53 इज 4/5, साइन 53 इज 4/5। सो ये कितना बचा? t माइनस g इंटू 4 40 इक्वल टू 5a। और यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? यहां से हमारी इक्वेशन बनी थी 10g माइनस t इक्वल टू 10a। तो ये दो इक्वेशंस हैं, टेंशन को काट दो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो टेंशन कट जाएगी। t माइनस 40 प्लस 10g यानी 100 माइनस t इक्वल टू 10a प्लस 5a 15a। ये t से t कट गया, 60 इक्वल टू 15a। a इज 60/15 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी लंबी कहानी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है ये। तो एक्सेलरेशन होगी आपकी नेट पुलिंग फोर्स, आपकी मतलब इस ब्लॉक की नेट पुलिंग फोर्स, ये पॉजिटिव क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, mg sin थीटा नेगेटिव क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 10g माइनस 5g sin 53 by total mass which is 15, 10g is 100 minus 5g 50 into sin 53 4/5 by 15, simple 100 minus 40 by 15 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई है बात। एक क्वेश्चन और ले लूं जाते जाते, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है तो उसका भी समझ में आना चाहिए फंडा। जैसे ये पुली है, ये एक सीलिंग है, इस सीलिंग से ये पुली हमने हैंग कर दिया, थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, और इस तरफ एक ब्लॉक है और इस तरफ एक बंदा है जो कि इस पुली पे चढ़ रहा है, क्यों पता नहीं। ठीक है, ये बंदा है, ये पुली को पकड़ के इस पे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, और कितनी एक्सेलरेशन से चढ़ रहा है? ऊपर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन है g/6 और बंदे का मास है m, और इससे आधे मास का ब्लॉक है ये m/2। क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज g/6। ग्राउंड से देखने पर नहीं, ग्राउंड से देखने पे क्या होगी वो हम देखते हैं जरा, है ना। अगर ये ऐसे चलेगा तो ये स्ट्रिंग इधर से नीचे जाएगा, मान लो एक्सेलरेशन a0 से, और ये इधर से ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन a0 से। इसका भाई यहाँ पे इसकी हरकतें देख रहा है खड़ा होके, थोड़ा इधर बना लो, ये इसकी हरकतें यहाँ देख रहा है खड़ा होके, तो इसको क्या दिखेगा कि ये स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग a0 से नीचे जा रहा है, पर ये तो a0 से अगर स्ट्रिंग नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली ये बंदा भी a0 से नीचे जा रहा होगा, लेकिन ये g/6 से ऊपर भी जा रहा है। तो अगर g/6 छोटा होगा a0 से तो ये नेट जो है इसका किधर मिलेगा हमको? नेट तो इसका हमको कहां पे मिलेगा? नीचे की तरफ। बट ये स्ट्रिंग पे क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्रिंग पे चढ़ पा रहा है, इसका मतलब है g/6 ज्यादा a0 कम है, तो नेट एक्सेलरेशन जो ग्राउंड के फ्रेम से देखेगा। और याद रहे ये सारी इक्वेशंस ग्राउंड के फ्रेम से बनाई गई। अगर मैं इस ब्लॉक पे खुद होता तो मेरे लिए तो ब्लॉक चल ही नहीं रहा होता, एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा होता। तो ये सारी इक्वेशंस ग्राउंड के फ्रेम से बनाई गई। तो ग्राउंड के फ्रेम से अगर मैं देखूं तो इस बंदे की एक्सेलरेशन a जो है वो होगी g/6 माइनस a0, है ना। ओके, अब बोला है कि स्ट्रिंग में टेंशन निकालो। अब इन दोनों की अपनी अपनी इक्वेशंस बना दो। इस पे t ऊपर लगेगा, t ऊपर लगेगा, और m/2g नीचे लगेगा, और ये ऊपर जा रहा है a0 एक्सेलरेशन से, तो इसकी इक्वेशन बनेगी t माइनस
m/2g इक्वल टू m/2 इंटू ए नॉट। एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास 2t माइनस mg इक्वल टू 2 से 2 काटा ना हमने, m a नॉट। ठीक है, एक तो ये हो गई इक्वेशन हमारी, इसकी जरूरत नहीं है। एक तो ये हो गई इक्वेशन हमारी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। बंदे की इक्वेशन बनाओ, बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा है कि बंदे का एक तो वेट लग रहा है नीचे mg, बंदे पे ऊपर टेंशन लग रही है स्ट्रिंग की t, क्योंकि बंदे ने रोप को पकड़ा हुआ है, तो रोप जहां से भी कांटेक्ट में है वहां से अवे फ्रॉम द बॉडी, बट बॉडी कौन है? बंदा, तो अवे फ्रॉम बंदा रोप पे टेंशन लगेगी t, है ना। और वो टेंशन ना होती तो ये बंदा कभी ऊपर जा ही ना पाता, तो इस बंदे को खींचने का जो काम है वो टेंशन का है। और ऊपर की तरफ इसकी नेट एक्सेलरेशन है ग्राउंड के फ्रेम से g/6 माइनस ए नॉट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी? ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये, t माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू g/6 माइनस ए नॉट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लें? t की वैल्यू निकाल लें। तो t माइनस एम जी इक्वल टू mg/6 माइनस एम ए नॉट यहाँ भी है, एम ए नॉट यहाँ भी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा? 2t माइनस एम जी प्लस t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए नॉट प्लस mg/6 माइनस एम ए नॉट, ये कट गया। तो ये हो गया 3t माइनस 2mg इक्वल टू mg/6, 3t इक्वल टू mg/6 प्लस 2mg। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13, 3t इक्वल टू 13 mg/6। ये इधर ले आओ, t इक्वल टू 13 mg/18। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 13 mg/18। समझ में आया बच्चों? तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने मेनली फोकस किया है स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस पे। अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा ब्लॉक्स जिसमें आपस में कांटेक्ट होते हैं, मेनली नॉर्मल रिएक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हैंडल करना है, सॉल्व करना है, उनकी क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस कर लें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।